और गलती से हो गया। हम्म, वो उस दिन मेरे को लगा कि मैंने अपलोड कर दिया है और फिर कोई किया ही नहीं कोई था। बात नहीं, हो गया वो तो। तेरे से कोई बड़ा नुकसान है हुआ नहीं। वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A1 का डी। चलिए, block of mass m is pulled on rough horizontal surface which has friction coefficient mu. A horizontal force F is applied which is capable of moving the body uniformly with speed v. Find the work done on the block in time t by F. तो ये हमारे पास में ब्लॉक दिया हुआ है। और एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं रहा है, तो वेलोसिटी क्या इसकी कांस्टेंट है, ये फोर्स एफ लगाया। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है यहाँ वो कितना है, म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ। इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी तभी जा सकता है जब एफ की वैल्यू क्या हो, यहाँ म्यू एम जी हो। बस आ गया, और क्या चाहिए। तो म्यू एम जी अगर है तो आप देख रहे हो कि टी टाइम बाद मान लो ये ब्लॉक यहाँ पहुंचता है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, v इंटू टी हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, v इंटू टी। फोर्स क्या है यहाँ कांस्टेंट, तो F इंटू एस। तो आ गया आंसर, इतना वर्क हुआ। तो म्यू एम जी वी इंटू टी, ऐसे करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में A2 का 2। A gardener pulls a lawn roller along the ground through a distance of 20 meter. If he applies a force of 20 kg weight, मैंने आपको क्या बताया था, 1 kg weight इक्वल टू क्या था, 1 g। यानी जो वेट यहाँ है दरअसल वो है 20 इंटू 1 जी, यानी जी की वैल्यू यहाँ कितना दिया है इसने, 20, तो 200 न्यूटन। 1 kg वेट मतलब ये होता है, ठीक है। If he applies a force of 20 kg weight in a direction inclined, यानी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है दरअसल, तो इसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लेता हूं मैं। If he applies a force of 20 kg weight in direction inclined is 60 to the horizontal, यानी ऐसे फोर्स लगा रहा है। गार्डनर पुल्स, पुल करता है, पुश नहीं करता है, पुल्स, पुल कर रहा है इसको, तो ऐसे फोर्स लगा रहा है। फाइंड वर्क डन बाय हिम, इसमें पार्ट 2 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर A2 का पार्ट 2 पता नहीं भाई। क्वेश्चन ये था ना, एग्जाम A2 ही था ना। सर वो एक्चुअली A3 लिखना था, गलती से A2 हो गया। अच्छा A3 ना, ये तो हो गया मतलब। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, calculate work done against gravity
by a pulley in carrying a load of mass 10 kg on his head when he moves uniformly a distance of 5 meter in a horizontal direction. तो दरअसल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अगर ये जा रहा है तो वो तो खैर हो ही गया, आपने कहा कि जीरो ही हो तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ऐसे जा रहा था और बॉक्स ऐसा है, इसको बॉक्स को नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, जब हॉरिजॉन्टल जाएगा तो वर्क तो जीरो ही होगा, क्योंकि तो हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है यहाँ, है ना, इसका तो जीरो ही है इस केस में। तो पहला पार्ट, हमें तो दूसरे पार्ट की बात करनी है, ये तो पहला पार्ट था। वर्टिकली कितना जा रहा है बंदा, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में 5 मीटर जा रहा है, तो 5 मीटर अगर वर्टिकली जा रहा है तो यानी ये ऐसे जा रहा होगा ना, मान लो सीढ़ियों से जा रहा है तो ये बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है अपने सर पे रख के, तो फिर यहाँ आ जाएगा ये इसको लेकर, है ना, फिर यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का कितना हो रहा है, तो वो कह रहा है कि ये 5 मीटर हो रहा है। डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, mg ना, वर्टिकल में क्या लग रहा है, नॉर्मल ना। तो अब ये जब जा रहा है तो इसके वहाँ कैंडी थोड़ी आ रही है, वो तो जाता है, रुक जाता है, ऊपर जाके स्लोली जा रहा होता है। पुली को अगर देखो तो आप कि ऊपर जाएगा तो स्पीड आ जाती है, भागने लगता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक पर यानी वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लोग लगाएं तो वर्क डन बाय नॉर्मल होगा प्लस वर्क डन बाय mg होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये तो जीरो ही है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल की बात कर रहा है वो, यानी वो आदमी लगा रहा है उस पर, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है उसकी बात कर रहा है ना। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, माइनस mg इंटू 5 ना, इक्वल टू जीरो, क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है, तो यही आंसर है। तो Wn इक्वल टू m कितना है, तो 10 इंटू 10 इंटू 5 यानी आ गया 500 जूल, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में A5, a block of mass 20 kg slowly slide up on a smooth incline of inclination 53 degree by a person. Block of mass 20 kg slowly slide up on a smooth incline of inclination by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 4 meter if the driving force is parallel to the incline. ये ब्लॉक यहाँ है, तो पहला केस में ये फोर्स को ऐसे लेके जा लगा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन स्लोली लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो थी, जब ब्लॉक यहाँ पहुंच रहा है तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसका मतलब इसको पीछे क्या लग रहा होगा, mg साइन 53 है ना, बाकी नॉर्मल mg cos 53 वो क्या कर रहा है, यहाँ बैलेंस कर रहा होगा। तो कितना मीटर जा रहा है, 4 मीटर जा रहा है, तो यहाँ भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, by work done by normal plus work done by mg plus work done by f equal to change in kinetic energy, ये तो जीरो ही है, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो mg का वर्क क्या हो जाएगा, यानी mg साइन 53 डिग्री और ये 4, लेकिन ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं, प्लस वर्क डन बाय एफ इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा यहाँ, mg साइन 53 यानी 4/5 इंटू 4, और ब्लॉक का मास 20 kg और g की वैल्यू 10 है, तो 20 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू 4, इससे कितने बार गया 2, तो 16 और 4 यानी 640 कितना आ गया
तो WF इक्वल टू आ रहा 64 जूल। ये एक आंसर तो ये आ गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ? हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन का मतलब हुआ, यानी ये हमारे पास में 53 डिग्री और ये इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा है। यहाँ इस केस में भी स्लोली जा रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल 0 है और अभी भी कितना चल रहा है? 4 मीटर ही चल रहा है। ये डिस्टेंस और इन दोनों के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर ही है। तो यहाँ इसको और लेके कौन जा रहा है? इसका मतलब एफ का वर्टिकल कंपोनेंट तो लेके जा रहा है, और एम जी का एक कंपोनेंट क्या है यहाँ? एम जी साइन 53 और एफ का एक कंपोनेंट होगा यहाँ जो इसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एफ कॉस 53। यहाँ भी इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि स्लोली लेके जा रहा है 0, तो वापस से भाई वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल भी ले लो, है ना। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लगाया है यहाँ। तो इसका तो वर्क 0 प्लस WF और इसका वर्क क्या लिखोगे? माइनस mg साइन 53 इंटू 4 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो 0 ही है। तो WF इक्वल टू वापस से कितना आ जाएगा? 640 जूल। वही आंसर है, लिख लो इसको। ये ऊपर का लिख लिया था, ये सारा लिख लो पहले। फिर है हमारे पास में B3 B4 5। हाँ सर। अब जैसे B3 है, लिख लिया ना कि लिखना है? लिखना थोड़ा लिखो। लिख लिया? यस सर। यस सर। B3 में क्या हो रहा है दरअसल? यहाँ 10 kg mass moves along x-axis. Its acceleration as a function of its position is shown in the figure. What is the total work done on the mass by the force as the mass moves from x equal to 0 to x equal to 8 centimeter? हमने A इक्वल टू dv/dt सीखा था और साथ में ये भी सीखा था, याद आ रहा है? भाई ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं इसको a dx कर दूं तो ये क्या हो गया? v dv हो गया। ऐसा कर सकते हैं क्या? अब यहाँ यस। देखो a dx, ये देखो a dx क्या है? एरिया अंडर द कर्व है। याद आ रहा है फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? एरिया अंडर यस। द कर्व। हाँ, बात हुई थी एरिया अंडर द कर्व। हाँ ये सर। a है, हाँ ये सर। x है और ये ऐसा है, और ये कितना है? ये 8 मीटर है, क्योंकि ये मीटर में था, तो 8 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर में। तो ये 8 है और ये x किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ कितना आ रहा है इसका? ये आ रहा है 20, जो कि किस में है? ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, ये 20 दिया है। तो ये एरिया अंडर दी कर्व ये हुआ इसका, है ना। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या पूछ रहा है अपने से? पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वर्क डन।
है ना, ये पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, ये हो गया हमारे पास में, m से मल्टीप्लाई करते वी डी वी। अब ये देखा जाए तो क्या, देखो एम ए क्या होता है, फोर्स एफ होता है। होता है, तो फोर्स होता है, तो m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है, एम ए इंटू डी एक्स मिल रहा है, इक्वल टू एम वी डी वी मिल रहा है। तो ये क्या आ रहा है, देखो अब आप, ये वर्क ही तो आ रहा है ना, क्योंकि एम ए क्या हो गया यहाँ, फोर्स हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? यस। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें इसका से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये डब्ल्यू वर्क आ गया हमारा। अगर डब्ल्यू वर्क आ गया, यानी देयर फोर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम ए डी एक्स। इसका एरिया अंडर दी कर्व क्या हो गया, ट्राइंगल है, तो मास कितना दिया इसका, 10 kg है। इसका एरिया अंडर दी कर्व क्या लिखोगे, ट्राइंगल का एरिया याद है ना, 1/2 इंटू 8 इंटू 20। कितना आ गया, ये आ गया। लेकिन एक चीज है, यहाँ ए ये सब किस में था, ये तो सेंटीमीटर में था ना, तो एक काम ये करो, या तो इसको कन्वर्ट करो, है ना, तो यहाँ ए को क्या लिखोगे आप, इसको भी सेंटीमीटर में, तो यानी इनका जब एरिया आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 होगा कि नहीं होगा, देखो, क्योंकि इसका क्या है, सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10⁻, ये लिखोगे ना इसको आप, 8 इंटू 10⁻²। इसको क्या लिखोगे, 20 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, इसको मीटर लिखोगे, यानी 10⁻4 आ गया। कितना आ गया हमारे यहाँ से, देखो 800 इंटू 10⁻⁻4, यानी आ गया 8 इंटू 10⁻² जूल। यह आंसर आना चाहिए। आगे बात सुन में, तो लिख लो। हाँ सर। इसमें नया कुछ था नहीं, वही पुराना वाला कंसेप्ट, बस थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट करना था, इस तरह से बनाना था इस फंक्शन को, और ये दिखाना था कि ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे B4 है, तो B4 को, इसको हम लोग एक और तरीका उससे भी कर सकते हैं, जिसमें तो एक लाइन में आ जाएगा है ना, लेकिन मैं चलो इसको इंटीग्रेशन से करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है ना, फिर आपको एक लाइन में कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। लिखो, जल्दी से लिख लो इसको। लिख के सर हम्म हो गया। हम्म। लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। अब देखो B4 में क्या करना है, a chain of length L है, and mass M is slowly pulled at constant speed over the edge of a table by a force parallel to the surface of the table. Assuming that there is no friction between the table and chain, calculate the work done by force till the chain reaches to the horizontal surface of the table. तो ये चेन यहाँ है मान लो, तो अभी चेन यहाँ है और किसी इंस्टेंट पर दरअसल चेन यहाँ है, इतना पार्ट मान लो ऊपर आ गया है, तो हम यहाँ इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं दरअसल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये पार्ट मान लेते हैं कि x है। ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, तो ये लेंथ कितना रहेगा इसका यहाँ, L - x ना,
इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, m/l होगा, ये मालूम है सबको, यूनिटरी मेथड से निकाला भी था हमने, है ना। तो ये होगा, ये वर्टिकल है इसका। तो अब आप देखो कि इधर हमने हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाए रखा है, तो आप देख रहे हो कि इसका मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो फोर्स भी वेरिएबल ही है ना। लेकिन इस इंस्टेंट की बात करें अगर हम लोग, तो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, यानी यहीं से इसको जब फोर्स इसने अप्लाई करना शुरू किया, इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी u, तो ये u से जा रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है इसकी। तो मैं यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, या ऐसे भी कर सकते, नहीं तो वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से आई थी, F=ms से मैंने डिराइव किया था, याद है आपको, मैं कॉन्सेप्ट याद है ना, बेसिक जो फंडामेंटल था वो याद है ना, कहाँ से आया है। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट की बात करूँ, तो यानी F= क्या लिख सकता हूँ अगर स्लोली जा रहा है, तो F= जो है दरअसल वो क्या होना चाहिए, m/l इंटू l-x इंटू जी, ये फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा इतना। अगर मान लो मैं दोनों साइड अगर मान लो मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वर्क डन बाई एफ आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा m/l इंटू जी, ये हो गया l-x dx ना। और इसको मैं इंडिकेट कर दूं 0 to l, क्योंकि x की वैल्यू तो मैंने वहां से मानी ना, यहाँ से इस जगह से, ये बात समझ में आई कि नहीं है पहले तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो लेंथ l बढ़ती जा रही, तो इसका वर्क क्या आ जाएगा, तो WF=mg/l। यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो l ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx का, x माइनस इसका क्या हो जाएगा x²/2 ना, 0 to l, ये समझ में आया जैसे लिखा, तो हो गया mgl, क्या हो गया l² माइनस l²/2, यानी हो गया mg/l l²/2, यानी वर्क डन बाय f कितना आ गया mgl/2। और इसका एक और तरीका होता है, बताएंगे आपको, जिसमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी एक तरीका आपको जानना चाहिए, मेथड है ना, लिख लो इसको। तो मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका था, सर हो गया लिखकर, हो गया ना। सर 1 मिनट, हो गया सर। अच्छा, तो हम पावर के बारे में बात कर रहे थे, है ना। एनर्जी के बारे में तो बात हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में है, हाँ सर। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हुई थी, सिस्टम वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो गया था, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स भी हो गया था, ठीक है। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया था, तो हम बात करते हैं, स्यूडो फोर्स भी हो गया था, पावर के बारे में बात करें, तो चलो क्वेश्चन करते हैं पावर से रिलेटेड। तो लास्ट टाइम तो हमने क्वेश्चन किए नहीं थे, केवल फॉर्मूले और ये कॉन्सेप्ट को लिख कर छोड़ा था, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, एग्जांपल 41। Stone is projected with velocity at an angle theta with the horizontal। वो क्या रहा है इसमें, देखो ये ग्राउंड है,
ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पार्टिकल को यहाँ से ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी अपनी वेलोसिटी है, और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है। स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u से हमने प्रोजेक्ट किया है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड आउट एवरेज पावर ऑफ द ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम t। ड्यूरिंग टाइम t एवरेज उसकी बात कर रहा है ना, तो बताएंगे अभी ग्रेविटी की वजह से कितना है। फिर कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम t, वेयर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी बात करेंगे। व्हेन इज द एवरेज पावर जीरो, एवरेज पावर जीरो कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर कह रहा व्हेन इज p इंस्टेंटेनियस जीरो, व्हेन p इंस्टेंटेनियस नेगेटिव, व्हेन p इज इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि पावर जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना। तो हम अगर इसको प्रोजेक्ट करें तो मान लो किसी जनरल टाइम t पर यहाँ कहीं पहुंच जाता पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी इधर v हो जाती है, ठीक है। मान लो वहाँ वेलोसिटी v हो गई, और ये हमारे पास में y एक्सिस है, ये हमारे पास में x एक्सिस है। तो दो कॉलम हम लोग बनाते आए हैं, फिर से बनाएंगे, फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे तो जो हैं वो अभी भी वहीं के वहीं बैठे जहाँ से स्टार्ट हुए थे हम लोग, तो उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। तो एट t इक्वल टू जीरो, यू एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ, यू कॉस थीटा होगा, ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा। एट t इक्वल टू जीरो पर यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, ए वाई क्या होगा, माइनस जी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसने कहा एवरेज पावर बताओ, है ना। तो एवरेज पावर निकालने का तरीका एक तो या तो हम क्या करें, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लें और उसको इंडिकेट कर दें जीरो से टी के लिए, जैसे एवरेज निकालना मैंने बताया था, या टोटल वर्क निकाल लें टी टाइम तक कितना वर्क किया है एमजी ने। मैं दोनों से बताता हूँ, पहला पार्ट दोनों तरीके से बता देते हैं कि कैसे इसकी एवरेज पावर निकालेंगे। तो ये मान लो टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ तक, किसी जनरल टाइम टी पर यहाँ है। तो अभी आप देखो y की अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसको डायरेक्ट इससे बताता हूं कि p एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई t। तो टोटल वर्क किसका है, mg का, तो mg का वर्क क्या लिखेंगे, माइनस mg इंटू वाई लिखोगे ना, डिवाइड बाई t। और y क्या लिखोगे आप, तो u वाई टी प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर, यानी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस वैल्यू को रख दो। तो आप देखोगे कि पी एवरेज हमारे पास आ गया माइनस एम जी, क्योंकि वर्क तो नेगेटिव होगा क्योंकि पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है ना। और ये हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास पी एवरेज आ गया, तो माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, ये एवरेज पावर आ गया। ये बात समझ में आई। तो क्या आ गई, ये एवरेज पावर आ गई mg की। तो एक तो तरीका ये है इसका करने का, दूसरा क्या तरीका था वो भी कर लेते हैं। तो बी पार्ट, तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो आप यहाँ कि इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या होना चाहिए, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर की बात करते हैं। तो वी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वी वेक्टर होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स तो क्या है हमारे पास में, मतलब ये रहेगा, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास में। तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया वी वाई। और वी एक्स तो वही बना रहेगा, वी एक्स क्या बना हुआ है, यू कॉस थीटा, वो तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारे पास में यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और एफ वेक्टर तो नीचे है, तो माइनस एम जी जे कैप ना, तो रख दो पावर, ये आगे इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखोगे, माइनस एम जी जे कैप डॉट
u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो j डॉट आई कैप 0 होता है तो माइनस एम जी, और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी, क्योंकि j डॉट j कैप 1 होता है। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आई है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला था? तो P डी टी, T1 से T2 यानी 0 से T, डी टी 0, T1 से T2 यानी 0 से T इक्वल टू P एवरेज। भाई याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? लिख लो पहले इसको। कहाँ से लिखना है? यहीं से लिखना है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर। सर थोड़ा नीचे करो। लिख लेना यहाँ पर। तो ये भी आ गया था इंस्टेंटेनियस पावर। तो पहला पार्ट हो गया इसका। पहला तो हमने क्या निकाल लिया, तो दूसरा भी हो गया इसका। इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम t, वेयर t इज द टाइम ऑफ लाइट। तो वो ये आ गया। तो एक आंसर ये भी आ गया इसका। भाई यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। अब आगे देखो, p को रखो यहाँ। तो mg तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे वैसे। तो mg u sin थीटा माइनस जी टी डी टी 0 से t डिवाइडेड बाई, इसका तो t हो जाएगा नीचे। अब यहाँ देखो आप, p एवरेज माइनस एम जी, यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 से t u साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है वैसे तो बाहर ले लेना चाहिए था मुझे, माइनस जैसे g को ले लिया मैंने यहाँ, t डी टी 0 से t डिवाइडेड बाई t। तो क्या हो जाएगा? माइनस एम जी, और ये तो u साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है, इनटू t आ जाएगा। माइनस ये कितना मिलेगा आपको? दरअसल टी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बाई टी, ये p एवरेज आ गया। टी से देखो आप, तो क्या आ रहा है? देखो यहाँ एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, यही तो आंसर था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। भाई बात मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हाँ होते हैं, छोटे सर। छोटे पॉइंट है, लिख लीजिए आप लोग।
लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब ये कह रहा है कि व्हेन इज द एवरेज पावर जीरो, थर्ड पार्ट इसका। तो पी एवरेज कब जीरो हो रहा है, तो जीरो कर दो इसको, तो माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू। तो एम जी तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब टी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, टू यू साइन थीटा बाई जी। ये देखा जाए तो क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यानी इसकी एवरेज पावर जीरो कब हो रही है, एवरेज पावर जीरो हो रही है जब पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ वापस ग्राउंड पर आ गया, यानी जब t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू कैपिटल T। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा यानी जाके वापस आएगा, तो एवरेज पावर क्या हो जा रही है, जीरो। फिर उसने ये भी पूछा कि इंस्टेंटेनियस पावर कब जीरो होगी, व्हेन p इंस्टेंटेनियस जीरो, है ना, व्हेन p इज इंस्टेंटेनियस जीरो, यानी फोर्थ पार्ट। तो p इंस्टेंटेनियस जो कि ये p है ये जीरो है, कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, ये इस वैल्यू की, ये जीरो कब हो रही है, तो यानी जीरो हो रही तो क्या लिखोगे आप, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी। एम जी तो जीरो नहीं है तो टी इक्वल टू कितना आ गया, यू साइन थीटा बाई जी। ये कौन सा पॉइंट हुआ, हाईएस्ट, ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि वहां जाने का टाइम यही तो होता है आधा। तो क्यों जीरो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है, v इक्वल टू वी एक्स है, जो कि ये यू एक्स है, और डाउनवर्ड क्या है यहाँ, एम जी है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, यहाँ जीरो है, तभी तो इंस्टेंटेनियस पावर जीरो ही, क्योंकि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर है ना। तो दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वाले पॉइंट के लिए बात समझ में आई? हाँ सर। अब आगे कह रहा है कि व्हेन इज पी इंस्टेंटेनियस नेगेटिव, तो मालूम है कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट में अगर आप जाओगे तो t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन u साइन थीटा बाई जी तक p इंस्टेंटेनियस क्या है, नेगेटिव है। क्यों है, समझाते हैं, देखो आपको भाई, p इक्वल टू क्या है, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी एफ इंटू वी कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मान लो, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से जाता है तो कॉस 90 से जब ज्यादा होता है तो कॉस की वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव है, कैसे देखो, इसके पहले तक देखो, यहाँ यहाँ वेलोसिटी देखो इसकी u है, यहाँ देखो डाउनवर्ड क्या है, एम जी है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है ना। यहाँ चले जाओ, यहाँ वेलोसिटी देखो इसकी क्या है, v है मान लो, और ये डाउनवर्ड क्या है, एम जी है, यहाँ भी एंगल देखो 90 से, यानी इस टाइम के लिए जब वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब तक पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, यानी t ग्रेटर देन u साइन थीटा बाई जी टू लेस देन इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी तक पावर क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। कैसे मिलेगी समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तो जीरो ही है हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पहुंच गए तो आप देख रहे हो कि इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है। आप देखो यहाँ डाउनवर्ड क्या है, एम जी है, 90 से कम है, देखो जब यहाँ पहुंचेगा तो देखो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है, डाउनवर्ड क्या है, एम जी है, यहाँ भी देखो समझ में आ रहा है 90 से कम है एंगल, और जब यहाँ पहुंचेगा तब भी क्या देखो इसकी वेलोसिटी इधर है और डाउनवर्ड क्या है यहाँ, एम जी, ये भी 90 से कम है, तो पॉजिटिव पावर होगी। लिख लो इसको भी, कहाँ से लिखना था, यहाँ से ना, हाँ सर। लिख लीजिए। सर 6 पॉइंट दिखाई है ना। लिख लिया ऊपर गए। हाँ सर लिख लिया।
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिया भाई सबने? यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ये तो हुआ पोटेंशियल, ये तो हुआ कि पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एवरेज पावर है क्या होता है, उसका फॉर्मूला था, उसका कॉन्सेप्ट भी था। नेक्स्ट अब हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं है। तो पहले बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जब किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये इसमें, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। सेकंड, it is defined only for कंजर्वेटिव फोर्सेस। बताएंगे अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा अभी मैं। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं मैं। जनरली at reference point potential energy is taken to be जीरो। तो जब भी रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो उस रेफरेंस पॉइंट को पोटेंशियल क्या मान लेंगे, जीरो, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ओके। फोर्थ पॉइंट, इसका जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या है, चेंज इन potential energy is equal to the change in potential energy is equal to the work done by is equal to the negative of the
of the work done by conservative internal forces. Conservative internal forces मतलब ये होगा कि du इक्वल टू होगा माइनस WC, और माइनस WC मतलब A वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास होगा R इनिशियल टू और ये R फाइनल। ठीक है, तो ये वेक्टर डॉट DR वेक्टर होगा। तो ये लिख लो पहले। सर हो गया लिखकर। लिख लिया ना? अब यहाँ क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ मान लो जैसे कि 1D की, 1D मतलब 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, उस केस में du इक्वल टू जाएगा माइनस FDR, और F इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो माइनस du बाई DR, और F वेक्टर इक्वल टू माइनस du बाई DR R कैप। F वेक्टर इक्वल टू जाएगा माइनस du बाई DR R कैप। ठीक है, ये होगा जिसमें अगर मान लो आप x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस अलग अलग है, मान लो 1D की बात कर रहे हैं, तो x मतलब r की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y की जगह मतलब r की जगह y, z कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं 2D या 3D की बात करूँगा तो उस केस में क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस डेल u बाई डेल x आई कैप प्लस डेल u बाई डेल y j कैप प्लस डेल u बाई डेल z k कैप। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये आपको बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कैसे डिराइव होता है। अभी तो ये मान लो कि ऐसा कुछ है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल बाई डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है जब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, और जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई जेड को कांस्टेंट रखते हैं, जब वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स जेड को कांस्टेंट रखते हैं, और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई को कांस्टेंट रखते हैं। और इसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, यानी ये जो लिखा ना इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ये होगा हमारे पास डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। लिख लो अभी तो इसको।
कहाँ से लिखना, डेफिनेशन तो लिख ही लिया अपन ने। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यस सर। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब है हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वापस से आएंगे हम लोग। कंजर्वेटिव फोर्स, तो पहला पॉइंट तो ये, कंजर्वेटिव फोर्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी वजह से जो वर्क है ना वो पाथ इंडिपेंडेंट आता है। यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो आप इस पाथ के थ्रू जाओ या इस पाथ के थ्रू जाओ या इस पाथ के थ्रू जाओ। मान लो इस पाथ ये 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है, तो वर्क इन पाथ 1 इक्वल टू ये बी पॉइंट है, वर्क इन पार्ट 2 और वर्क इन पार्ट 3, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी वर्क डन बाई इस फोर्स के थ्रू, जब भी आप ए पाथ के थ्रू जाओ या बी पाथ के थ्रू जाओ या 3 पाथ के थ्रू जाओ, वर्क तीनों केस में क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा, वर्क डन बाय दिस फोर्स in a round trip is 0। यानी अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हमने और घूमते घूमते यहाँ से घूमते वापस यहीं आ गए, जो टोटल वर्क होगा राउंड ट्रिप में वो 0 होगा। ये बताऊंगा सब आपको, मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0।
थर्ड पॉइंट, जब ये फोर्स वर्क कर रहा होता है, सिर्फ यही फोर्स जब होता है तो एनर्जी का कोई डिसिपेशन नहीं होता है। एनर्जी का कोई डिसिपेशन की हम लोग यहाँ बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is completely recoverable। यानी इट मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये कहने का मतलब है इसका। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, यानी इसका मतलब ये भी हुआ जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, जैसे मैंने पॉइंट लिखवाया वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो यानी सिर्फ इसका जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर लो, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट but it depends upon the final and initial position। ओके, तो वर्क जो है इसकी वजह से वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन वर्क जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो कैसे, अब एक एक करके इसको लिख लो, फिर प्रूफ बताता हूँ मैं आपको इसका। इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है। सर हो गया लिखकर। हो गया ना? देखो इसका प्रूफ क्या है, लिख लिया भाई सबने? सर वो थर्ड पॉइंट में कंप्लीटली के बाद क्या है? रिकवरेबल। ओके वर्क डन सर। बाय कंजर्वेटिव फोर्स is completely recoverable, it means no loss of energy। हो गया सर, लिख के। देखो मान लो, अच्छा मैं यहाँ एग्जांपल भी लिख देता हूँ कौन कौन सा है। एग्जांपल में एक तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जैसे वेट हो गया, स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रल फोर्स,
वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना सेंट्रल फोर्स भी होता है, स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है ना। सेंट्रल फोर्स जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे सारे, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी सेंट्रल फोर्स होता है, मालूम है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि एक ऐसा फोर्स जो फिक्स पॉइंट की तरफ लगे हमेशा, है ना। इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ मैं आपको। It is always directed towards a fixed point। जैसे आप देखोगे, मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर आर कैप, यानी इस फॉर्म में होता है वो। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहाँ मान लो जैसे कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फोर्स किधर लगता है, इधर लगता है ना। ये अगर v स्पीड से जा रहा है मान लो, तो जो फोर्स यहाँ होता है वो फोर्स क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, ZE²/4πε0r, अगर इसकी रेडियस r है तो। लेकिन इसका जो r वेक्टर होता है वो तो इस डायरेक्शन में होता है, r कैप, लेकिन फोर्स तो इस डायरेक्शन में। यानी वेक्टर में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस ZE²/4πε0r² r कैप, तो इसी फॉर्म में तो है, देखो ना। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। बात समझ में आई? तो लिख लो इसको। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। लिख लो इसको। क्योंकि ये फोर्स देखो आप, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पहुंचेगा तब भी इधर ही लग रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तब भी इधर ही लग रहा है, तो फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा है ना। सर दोनों में r² है क्या? दोनों में r² ही है। ओह ठीक है। हो गया, लिख लिया हाँ सर। भाई, सबने लिख लिया ना? आगे चलें, प्रूफ के बारे में बात करें। यस एक सर। मिनट। हाँ लिखो। हो गया सर। हम्म
तो मान लो जैसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहां से ब्लॉक को लेके जा रहे हैं हम लोग, ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास में। तो अब मैं यहाँ और भी फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो केवल वेट की बात करना है कि वेट क्योंकि कंजर्वेटिव है तो इसका वर्क जो है वो राउंड ट्रिप में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो पहले ए टू बी लेके गया मैं, इसकी जो हाइट है ये मान लिया मैंने कि h है। ए टू बी अगर मैं लेके गया तो आप देख रहे हो कि mg का वर्क क्या होगा यहाँ ए टू बी में। जब ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा कितना वर्क हो, वर्टिकली कितना चला, तो -mgh होगा ना। मैंने आपको बोला था ना mg का वर्क वर्टिकल हाइट से देखना है, ये समझ में आया पहले? हाँ सर। उसके बाद B2C के लिए बात करेंगे। तो B2C जब हम लोग जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड mg लग रहा है, तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, B2C प्लस mgh होगा कि नहीं होगा। ये ब्लॉक यहाँ आ गया। उसके बाद इस ब्लॉक को अब लोग इधर ले के जा रहे हैं, तो अगर इधर लेके जा रहा हूं मैं तो आप देख रहे हो कि mg तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ एंगल क्या है इसके डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में, 90 डिग्री। तो C2A में आप देखोगे तो वर्क डन C2A में क्या आ रहा है, mg का 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन पूरा राउंड ट्रिप देखो A to B गया है ना, ये पहले क्या गया, A to B गया, फिर B to C आया, फिर C to A गया, तो टोटल वर्क क्या हो गया, A to B, B to C, C to A, जोड़ो सबको देखो, -mgh प्लस mgh प्लस इसका तो 0 ही है, क्या आ रहा है वर्क, टोटल वर्क देखो 0 आ रहा है, यानी WABCA, ये क्या था, WABCA 0 आ रहा है राउंड ट्रिप में वर्क। देखो बात समझ में आ गई? हाँ सर समझा। है ना, इसका मतलब राउंड ट्रिप में वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब उसी तरह से यहाँ से भी ले लो, मान लो जैसे अलग अलग पाथ, तो एक A to B पाथ था, दूसरा पाथ A to C B ले लो, इस पाथ के थ्रू भी वर्क देखते हैं। तो पहला तो ये प्रूफ हो गया इसका, है ना। दूसरा पाथ इंडिपेंडेंट भी देख लेते हैं, है ना, ये तो राउंड ट्रिप का हो गया। दूसरा पाथ इंडिपेंडेंट वाला देख लेते हैं। लिखो इसको, हो गया सर। हो गया ना। तो पाथ इंडिपेंडेंट में ये केस ले लेते हैं, देखो तो ये A to B है और ये B to C है, तो इधर से इधर भी जाएंगे और इधर से इधर भी जाएंगे। पहले बात करेंगे A to B के लिए, तो A to B के लिए जाएंगे तो आप देख रहे हो कि डाउन यहाँ क्या है, ये हाइट h है और डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, mgs। तो WAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस होगा नहीं, -mgh है कि नहीं।
फिर हम लोग जाएंगे A to C के लिए, तो क्या हो जाएगा, आप देखो ब्लॉक को आप इधर लेके आओगे ना इसे, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डाउनवर्ड mg लग रहा है। फिर ये ब्लॉक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा W A to C, क्या मिलेगा आपको 0। फिर आप जाओगे C to B के लिए, तो आप देख रहे हो जब ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हो आप, तो डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, तो W C to B सॉरी, वर्क क्या लिखोगे माइनस mgh ना। तो A to B जो वर्क आ रहा है वो माइनस mgh आ रहा है, पहुंचना B पॉइंट पर ही है। अब आप बात कर रहे हैं हम लोग A to C, C to B, तो ये वर्क हो गया ACB, कितना हो गया, यानी WAC प्लस WCB कितना हो गया 0 माइनस mgh, तो ये वर्क भी कितना है देखो माइनस mgh आया, यानी पाथ इंडिपेंडेंट आ गया ना। आप उसको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगे या पहले हॉरिजॉन्टल लगे फिर वर्टिकल लगे, तब भी वर्क वही आया है। अभी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझा। लिख लो इसको। अच्छा हो गया लिख के। ओके। अब जैसे अब यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ। इसमें एक मिनट, यहाँ देखो ये जो एग्जांपल 58 है ना भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर। नहीं, आपको तो आ गया, बाकी लोगों को? अरे भाई समझ में आ गया है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जैसे एग्जांपल मैं 58 ले रहा हूँ, लेकिन इसमें फोर्स मान ही दिया हुआ है। दरअसल वहाँ जो फोर्स है वो ये फोर्स है, F फैक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के है, फोर्स ये है। यहाँ जो फोर्स है वो ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द वर्क डन बाय ए फ्रॉम O टू C फॉर अबव एग्जाम्पल। अच्छा, अबव एग्जाम्पल का ये, तो वो एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप है। एक्स वाई जे कैप नहीं, पता नहीं कुछ और ही है इसमें। अच्छा दिया है एक्स वाई, ठीक है। मैं वो, चलो उसको छोड़ो, आप ये क्वेश्चन लेते हैं हम, तो अपना अलग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बाद में करेंगे उसको। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये फोर्स है हमारे पास में और हमें यहाँ ऐसा पाथ दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ भी जाना, ये O A और ये C है और ये B है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमें O टू A टू C जाना है, फिर O टू C भी जाना है, फिर O टू B टू C भी जाना है, यानी 3 पाथ है, इनके थ्रू अपने को वर्क निकालना है। तो फाइंड the work done, find the work done by force F find the work done by force F when it is displaced from
point O to point C via 3 paths. OAC, OC and OBC respectively. क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से क्लियर ही है। अब अपने को ये वर्क चाहिए, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट भी ले लेता हूँ मैं। इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट 0,a और इसके कोऑर्डिनेट हो गए फिर a,a। ओके, चलो भाई सॉल्व करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि कंजर्वेटिव अगर है तो तीनों पाथ में वर्क क्या आएगा, सेम आना चाहिए, है ना। हरी बात हाँ समझ में। हाँ सर। कंजर्वेटिव है तो तीनों पाथ में वर्क क्या आना चाहिए, इसका सेम आना चाहिए। कैसे करेंगे देखो। तो हमेशा हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था मैंने, वो ध्यान रखना है, हमेशा वो ध्यान रखना है। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पढ़ाया था, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये यस है। सर। तो अब डी आर को क्या लिखते हैं ये भी बताया था मैंने। तो ये तो हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप डॉट, और डी आर मतलब डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1, तो एक्स डी एक्स, आई डॉट जे कैप 0, आई डॉट के कैप 0, जे डॉट आई कैप 0, जे डॉट जे कैप 1, ये आ गया वाई डी वाई। तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला अब हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। पहले मैं बात कर रहा हूँ O2, हमें जाना है O2A A2C, क्योंकि इसका वर्क चाहिए अपने को, ये पहला हमारे पास में है। तो पहले मैं जाऊंगा O2A के लिए। तो O2A के लिए जब मैं जा रहा हूं तो आप देखो कि y क्या है, यहाँ पूरे टाइम 0 है कि नहीं। O2A के लिए अगर मैं जाता हूं तो y पूरे टाइम 0 है, ये बात समझ में आई। हाँ सर। यस तो अगर y 0 है तो dy कितना हुआ, ये भी 0 ही बनेगा भाई। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो dy क्या, जब y 0 तो dy क्या होगा, 0 हुआ। ये भी बात समझ में आ गई होगी। इसका सर। मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू, इस केस में सिर्फ एक्स डी एक्स मिलेगा, बाकी सब 0 वगैरह। इसको कहाँ का इंडिकेट करेंगे, 0 to a के लिए। तो ये देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to a यानी क्या हो गया, a स्क्वायर बाई 2। फिर बात करेंगे a to c के लिए। तो आप यहाँ देखो कि x इक्वल टू क्या है, a है, और जो कि क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। देखो आप वहाँ a to c के लिए पूरे टाइम देखो, आप इस लाइन पर देखो, आप x की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। हाँ सर। यस a to c में कांस्टेंट है भाई, समझ में आ रहा है सबको। तो x अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब dx क्या हो गया, 0 होगा कि नहीं होगा। अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। हाँ सर। ये बात समझ में आई। अगर ये 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जब वर्क की बात करेंगे तो ये जो वर्क हमने लिया ये तो WOA, यहाँ जो वर्क की बात करेंगे WACA। क्या मिलेगा यहाँ, सिर्फ y dy, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 to a के लिए, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ क्या थी, a पॉइंट पर 0 है, और फिर 0 to कहाँ जा रहे हैं हम लोग, c। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, y स्क्वायर बाई 2, 0 to a, तो हो जाएगा WAC इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। तो टोटल वर्क कितना हुआ, OAC हो गया OA प्लस AC, यानी a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी a स्क्वायर। देयरफॉर WOAC कितना आ गया, a स्क्वायर। ये आंसर है, लिख लो। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, है ना। सर।
थोड़ा नीचे लीजिए ना। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब आप ये वाला करो, सेकंड पार्ट। और O2B फिर B2C करो इसको। लिख हो गया। सर कर रहे हैं, 1 मिनट।
हो गया सर। भाई हो गया, बाकी लोगों से भी हो गया, समझ में आया कैसे करना है? क्या बताऊं मैं? हो गया सर। हो गया ना, क्योंकि जैसे ओ ए सी था वैसे ओ बी सी है। ओके, तो उसके थ्रू भी वर्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा होगा, ए स्क्वायर आ रहा होगा। हाँ, हाँ क्या सर। आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है? ए स्क्वायर ही आ रहा है। हाँ, ए इसका मतलब स्क्वायर। ये कंजर्वेटिव है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स ही है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो होते हैं इस तरह के फोर्सेस, वो हमेशा कंजर्वेटिव ही होते हैं, है ना? बताना है क्या? नो सर। नहीं नहीं, बाकी और भी तो लोग हैं ना, 47 स्टूडेंट से, उनसे भी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं बताना है। नहीं सर। चलिए, सर एक नेक्स्ट बार हमारे बता पास देंगे में तो। O2C। हाँ, बता दूं ना? सर एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले O2B के लिए जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो। O2B के लिए जब आप जाओगे, x क्या है यहाँ, 0 है कि नहीं? पूरे टाइम देखो आप। तो अगर x 0 है तो dx भी 0 हुआ ना, देखो इसमें O2B में देखो, पूरे टाइम देखो x की वैल्यू क्या बनी हुई, 0। y क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है ना? तो यहाँ जब आप देखोगे तो y कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन x की वैल्यू तो 0 बनी हुई, तो dx भी क्या होगा, 0। इसका मतलब है dw इक्वल टू वाई डी वाई, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to a, तो हमारे पास आ जाएगा WOB। कितना आ गया, वाई स्क्वायर बाई टू, यानी ए स्क्वायर बाई टू आ गया। फिर हमारे पास में B2C के लिए, B2C के लिए अगर आप जाओगे तो y इक्वल टू क्या है, जो कि कांस्टेंट है, तो फिर इसका dy क्या हो गया, 0 हो गया। और dy जब 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बचा कौन सा, x dx, क्योंकि हमने dw इक्वल टू क्या मिला था अपने को, dw इक्वल टू अपने को मिला है x dx प्लस y dy। ठीक है ना? तो ये आ गया dw, इसको इंडिकेट करेंगे तो क्या मिलेगा, WBC। इसको कहाँ से इंडिकेट करेंगे, 0 to a के लिए, तो ये भी अपने को क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाई टू। तो WBC इक्वल टू आ गया a स्क्वायर बाई टू। तो WOBC इक्वल टू WOB प्लस WBC, यानी a स्क्वायर बाई टू प्लस a स्क्वायर बाई टू इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, ये लिख लो। और BC, ये तो हो गया सर। O2C वाला मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, क्योंकि उसमें x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है ना? तो फिर उसको कैसे करना है। हो गया? यस सर, हो गया। अब थर्ड है हमारे पास में O2C। अब O2C में आप देख रहे हो कि x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, तो क्या करना है, इसको सीधा इंडिकेट कर देंगे। इसको 0 to a के लिए, इसको 0 to a के लिए, ये WOC हो जाएगा। तो WOC इक्वल टू ये मिलेगा a स्क्वायर बाई टू, यानी a स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो, सिंस WOAC इक्वल टू WOBC इक्वल टू WOC,
है ना। तो देयरफॉर फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, लिख लो भाई इसको। सर लिख लिया। अरे वाह, गुड। बाकी लोगों ने भी लिख लिया होगा। अब ये क्वेश्चन करो, यही यही सेम, वही वही जो मैंने उधर जो पाथ दिए हैं सेम है, बस मैंने क्या किया, अब यहाँ मैंने फोर्स कर दिया F वेक्टर इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। बाकी सब ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसा का वैसा। अब बताओ क्या वर्क होगा। WOAC, WOC, WOBC करिए। क्वेश्चन वही है, ऊपर जो आपने पाथ देखे हैं ना वही सेम है। कोऑर्डिनेट्स भी वही है ना। सब सेम सेम सब सेम है, यही क्वेश्चन। बस फोर्स ये हो गया है, फोर्स ये कर दिया मैंने, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। करो इसको। यहाँ बना देता हूँ, चलो।
0, 0 ये या इसकी स्ट्रेट लाइन बना। जब आप 0, 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 0 आ गई। और यहाँ a इक्वल टू एम ए, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी इक्वेशन क्या मिल गई, y इक्वल टू एक्स मिल गया आपको। ये समझ में आया? ये जो इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन O2C है, उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट है dw इक्वल टू y dx प्लस x dy है। क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां क्या करेंगे। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट भी कर लो। देखो तो dy इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 1 मिलेगा, या dy इक्वल टू क्या मिलेगा, dx मिलेगा। तो यहाँ रख दो, y की जगह क्या रखोगे अब आप, यहाँ x dx प्लस, अब x की जगह यहाँ क्या रख दो, नहीं तो यहाँ y रख दो, ज्यादा अच्छा है ना। y x की जगह इसको करने की जरूरत ही नहीं तो फालतू ही क्या, मैंने इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो अब यहाँ x की जगह क्या रख दोगे, y dy। अब इसको इंडिकेट करना आसान हो गया ना, इसको 0 to a इंडिकेट कर लो, जिसको 0 to a इंडिकेट कर लो। क्या हो गया हमारे पास में, ये यहाँ से देखो ये हो जाएगा a² प्लस a², ये हो गया हमारे पास में, ये क्या हो गया, WOC हो गया। तो क्या आ गया a², ये भी कंजर्वेटिव है और वही आंसर OBC के उसमें मिल जाएगा आपको। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। यस सर। हाँ, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनका ध्यान रखना है। तो लिख लो आप ये, और DPP कर लो आगे की, वो डिस्कस करूंगा मैं, अभी इसका नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना। इसका कंप्लीट होने के बाद ही होमवर्क करेंगे। तो इसका थोड़ा बहुत और बचा है, हो जाएगा वो भी। अच्छा, संडे को क्लास है क्या आप लोगों की? डाउट क्लास है कितनी बजे? सर, सैटरडे या